हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 डे रोड मैप फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मोटिव क्या है, हम रोड मैप क्यों बना रहे हैं। ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे पहले तो आपका एक सेटअप डिफाइन हो जाएगा, आपकी एक सिस्टम बनेगी, एक प्रोसेस बनेगी जिसको आप डेली फॉलो करोगे, तो उससे आपको किसी और से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके ट्रेडिंग से रैंडम ट्रेडिंग हट जाएगी। ठीक है। रैंडम ट्रेडिंग को आप पूरा एलिमिनेट कर दोगे, रैंडमनेस को, एंड आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे आ जाओगे। उसके बाद आपको जब एक ही सेटअप को आप देखोगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिख रखा है, एक ही सेटअप को आप रोज़ देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देन एक चीज़ आ जाती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप रोज़ एक ही चीज़ को फॉलो करोगे। एंड एक रोड मैप आपके पास एक पूरे रूल बेस्ड एक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। जो भी इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सिस्टम प्रिपेयर करेंगे हम, सो डैट आप उसको 50 डेज तक फॉलो करो। देन आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बनेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम रोड मैप बना रहे हैं। ये 7 स्टेप्स के थ्रू हम देखेंगे कैसे हमें रोड मैप क्रिएट करना है। मेनली जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स ये, बाकी सब जस्ट टू इंक्रीज योर ऑड्स। ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मास्टर वन सेटअप। इसका मीनिंग क्या है? सेटअप का मतलब आप क्या बाय कर रहे हो, क्या देख के बाय कर रहे हो स्टॉक में। कोई ब्रेकआउट देख के बाय कर रहे हो, कोई पुल बैक देख के बाय कर रहे हो, कोई रिवर्सल देख के बाय कर रहे हो। ठीक है। तो ये कुछ 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 चीज़ें होती है। जैसे मान लो आप ब्रेकआउट ट्रेड्स कर रहे हो, फर्स्टली जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स करता हूँ। मैं इस वीडियो में ये भी बताता रहूँगा हर एक पॉइंट में कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। उससे उससे क्या होगा, आपको एक रियल टाइम चीज़ पता चलेगी कि हाँ, ये ट्रेडर ये फॉलो कर रहा है, तो इसके बेसिस पे मैं भी फॉलो कर सकता हूँ कुछ, या फिर मैं थोड़ा चेंजेस करके कर सकता हूँ। आपको एक रियल टाइम चीज़ पता चलेगी कि एक ट्रेडर क्या फॉलो करता है। ठीक है। जैसे मैं वीसीपी एंड मैं ब्रेकआउट्स फॉलो करता हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ ब्रेकआउट्स बाय करता हूँ, मैं पुल बैक बाय नहीं करूँगा, मैं रिवर्सल बाय नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ब्रेकआउट्स बाय करूँगा, क्योंकि मैंने एक सोच रखा है। मैं क्योंकि मुझे एक ही सेटअप को मास्टर करना है। हर एक पॉइंट्स के नीचे मैंने लिख भी रखा है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी स्टॉक को कोई भी स्टेप को इम्प्लीमेंट करने का। तो इसके नीचे मैंने लिख रखा है, फोकस ऑन वन ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है। टू बिल्ड एक्सपर्टीज एंड रिड्यूस कन्फ्यूजन। सबसे पहले अगर आपके पास एक ही सेटअप होगा तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है। जैसे मैं देख रहा हूँ ब्रेकआउट्स बाय करने हैं मुझे, तो मैं सिर्फ जो स्टॉक ब्रेकआउट के क्लोज होगा मैं सिर्फ उन्हीं को देखूंगा। ठीक है। देन सेकंड चीज़, मैं उसमें पैटर्न इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है। जैसे मैं वीसीपी पैटर्न देखता हूँ, तो जिसमें वीसीपी होगा सिर्फ मैं वही ट्रेड करूँगा, बाकी सब स्टॉक्स को वॉच लिस्ट से हटा दूंगा। तो आपकी वहीं पे वॉच लिस्ट भी नैरो डाउन हो जाएगी। तो एक ही सेटअप को जब आप देखोगे तो आपके बहुत बेनिफिट्स है। ठीक है। एंड आपकी आइज़ भी ट्रेन होगी से। ये एक और पॉइंट है कि आप जैसे ही कोई स्टॉक खोलोगे आपको सीधा दिखना चाहिए, ब्रेकआउट के पास है, वीसीपी है, तो ही मैं इसको हॉट लिस्ट में रखूँगा। तो आपकी स्कैनिंग भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं सब कुछ बताऊँगा डिटेल में तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ मेन मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि मास्टर वन सेटअप, हमें एक ही सेटअप को मास्टर करना है। कैसे? जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया वीसीपी ट्रेड, मैं ब्रेकआउट्स ट्रेड करूँगा, मैं पुलबैक्स और रिवर्सल ट्रेड नहीं करूँगा। अब ब्रेकआउट्स में मैं पैटर्न देखूंगा, कोई डब्ल्यू पैटर्न देख सकता है, कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख सकता है। मैं जैसे वीसीपी देखता हूँ, कोई कप एंड हैंडल देख सकता है। ठीक है। तो आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है। मैंने जैसे डिसाइड कर लिया मुझे वीसीपी देखना है, तो मैं सिर्फ वीसीपी देखूंगा। ठीक है। अगर ये चीज़ मुझे दिखेगी तो ही मैं सबसे पहले अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालूंगा। ठीक है। देन हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देन हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। एंड ये जो आपने सेटअप जो भी आपने डिफाइन किया है, ये आपको पूरे 50 डेज फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हटा दिया। कोई भी अगर आप चीज़ फॉलो करना शुरू करते हो, कोई सेटअप फॉलो करना शुरू करते हो, तो उसको एटलीस्ट 50 डेज दो, सो डैट आपको एक आइडिया लगे। ऐसे एक दो दिन में आपको चेंज नहीं कर देना, पूरे 50 डेज फॉलो करना है। एंड देन उसको उसके बाद आपको खुद एक आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या चेंजेस वगैरह करने हैं जब आप ये पूरे स्टेप्स इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि आपको एक सेटअप को मास्टर करना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो सेकंड है, यानी कि डिफाइन एंट्री रूल्स। हमें डिफाइन एंट्री रूल्स क्यों करने हैं? पहले तो सबसे पहले ताकि आपके इमोशनल डिसीजंस एलिमिनेट हो सके, या फिर आप बोल सकते हो रैंडम ट्रेड्स आपके एलिमिनेट हो सके। जब आपके पास एक एंट्री रूल होगा, ठीक है, एंट्री टैक्टिक होगी, तो आप सिर्फ वही देख के एंटर करोगे। आपको आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इसकी एंट्री कब है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक रूल है। अभी एंट्री रूल्स कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई स्टॉक अगर 10-20 EMA के ऊपर है तो ही मैं एंट्री लूँगा। ठीक है। फर्स्टली ये हो गया। सेकंड, स्टॉक का नेचर कैसा है, स्टॉक की बेस क्वालिटी कैसी है, तो वो बेसिस पे। थर्ड, आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम अप मूव्स में मुझे वॉल्यूम्स चाहिए, एंड जब स्टॉक नीचे आ रहा है तब मुझे वॉल्यूम्स उसमें ड्राई अप चाहिए। ठीक है। वॉल्यूम एकदम कम चाहिए, एंड जब स्टॉक ऊपर आ रहा था तब मुझे बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स चाहिए, ऐसे। ठीक है। तो ये एक वॉल्यूम कंफर्मेशन ले सकते हो। थर्ड, एक चीज़ देख सकते हो जो कि सबसे मेन चीज़ है, ओवरहेड सप्लाई। स्टॉक में अगर कोई यहाँ से ऐसे गिरा है,
एंड आप यहाँ बाय नहीं करोगे चाहे आपका सेटअप दिखे आपको, ठीक है। लेकिन आपकी एंट्री क्या बोलती है, एंट्री रूल्स क्या बोलते हैं कि ओवर सप्लाई है स्टॉक में इतनी सारी, तो मैं बाय नहीं करूँगा, ठीक है। इस पे आप डेफिनेटली मेरी वीडियो जाके देख सकते हो ओवर सप्लाई की, क्यों आपको बाय नहीं करना कोई भी स्टॉक को, ओवर सप्लाई अगर उसमें है तो, ठीक है। तो यहीं पे आपके आधे से ज़्यादा स्टॉक्स एलिमिनेट हो जाएंगे आपकी वॉच लिस्ट से ही, कि अगर ओवर सप्लाई है स्टॉक में तो मैं इसको यहाँ बाय नहीं करूँगा, ये ऊपर आएगा मेरा सेटअप बनाएगा यहाँ पे, तब मैं इसको बाय करूँगा, क्योंकि अब इसमें ओवर सप्लाई नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे आपको एंट्री रूल्स आपके डिफाइन करने हैं। वॉल्यूम कन्फर्मेशन, बेस क्वालिटी, नेचर ऑफ द स्टॉक, ठीक है। उस पर भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो। एंड जो मैंने आपको बताया अभी लास्ट में आपको, ओवर सप्लाई। एंड एक और मेन चीज़ कि अगर स्टॉक में अर्निंग्स है तो मैं नहीं लूँगा, अगर अर्निंग्स आने वाली 1-2 दिन में तो मैं उसको डेफिनेटली अवॉइड करूँगा। तो ये कुछ एंट्री रूल जैसे आप बना सकते हो। एंड मेनली जगह अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं ब्रेकआउट के पास ही लूँगा। अगर कोई स्टॉक यहाँ पे एंट्री दे रहा है तो मैं नहीं लूँगा। जो ब्रेकआउट एरिया है मैं यहीं पे एंटर करूँगा, ये मेरा एक रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो यार अपने हिसाब से जो भी। मैं आपको अपने रूल्स भी इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिले। तो अगर ये ब्रेकआउट के पास स्टॉक मेरा सेटअप बनाएगा, मतलब रेडी होगा, तभी मैं इसको लूँगा। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ड्राइव भी चाहिए, एंड बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में टाइट हो रहा होगा, ठीक है, यहीं पे 1-2 कैंडल बना रहा होगा तो मैं एंट्री लूँगा। अब मैं नीचे एंट्री नहीं लूँगा, यहाँ ओवरहेड सप्लाई है, यहाँ ओवरहेड सप्लाई है, ठीक है, यहाँ एंटर मैं करूँगा तो मुझे बिल्कुल क्लियर ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, कोई भी ओवरहेड सप्लाई नहीं चाहिए, प्लस स्टॉक रेडी है ब्रेकआउट देने को, ठीक है। सो ये हमारा ऐसे एक एंट्री रूल डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट पार्ट में, जो कि ये भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारी कैपिटल को बचाएगा। अब जैसे मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ स्ट्रैटेजी। जैसे आप एक ट्रेड में 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल नहीं रिस्क करोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपकी कैपिटल है 1 लाख, तो आप 1 लाख का 0.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं करोगे एक ट्रेड में, ठीक है। सो अभी क्योंकि आप लर्निंग फेज़ में, तो आप इससे ज़्यादा रिस्क मत करो कोई भी ट्रेड में। आपको ये जो फेज़ है ना, ये जो 50 डे रोड मैप है, ये मेनली लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए नहीं है। ये बात हमेशा सबसे पहले अपने माइंड में रखना कि ये लर्निंग के लिए है। अर्निंग इसके बाद खुद होगी, मैं आपको डेफिनेटली लिख के देता हूँ, बस आपको इसमें आपके रूल्स, अगर आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड ले लोगे जाकर तो आप रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है अपने आप को, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने डिसीजन मेकिंग को। तो छोटी कैपिटल से सबसे पहले करो, छोटे रिस्क से लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिल्ड होगा ओवर द टाइम, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया, शुरू करो 0.25% रिस्क ऑफ टोटल कैपिटल, देन 0.5% पे जाओ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपकी पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करोगे, ये आप एक रूल बना लो। जैसे मेरा एक ये रूल है, 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं एक दिन में ट्रेड ओपन नहीं करता, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब बाइंग हो जाती है, फिर आपको अगर एक भी दिन मार्केट गिरा तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वो इम्बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो मैंने एक ये रूल बना दिया अपने लिए। आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हो, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, ठीक है। 5 से ज़्यादा मत रखना, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिर ये चीज़ हो गई। एंड आप, एक और चीज़ हो गई कि जो आपके पूरे पोर्टफोलियो में 10 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सो दैट आपकी एक पोजीशन है ना, उसमें आपकी पोजीशन साइज़ भी अच्छी होगी। अगर स्टॉक मूव करे तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बने, तो आपकी शुरू से आदत होनी चाहिए कि आपको 10 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं लेने, आपको ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो ही ग्रो नहीं होगा, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे आपको, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको शुरू से बिल्ड करना है कि 10 से ज़्यादा पोजीशन ना हो आपकी पोर्टफोलियो में। फिर ड्रॉ डाउन लिमिट पे आ जाते हैं कि अगर आपका ड्रॉ डाउन, यानी कि अगर आपके 1 लाख की कैपिटल है ना, आपका 3 to 4%, 5% ड्रॉ डाउन चला गया, तो उसके बाद क्या करना है आपको, रिस्क कम कर देना है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है ट्रेडिंग से। तो ये एक ड्रॉ डाउन मैक्स लिमिट भी होनी चाहिए। जैसे मेरी 3% है ड्रॉ डाउन लिमिट, आप 5% रख सकते हो, जितने भी आपको सूट करे, ठीक है। तो ये एक ड्रॉ डाउन भी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जिट प्लान, जो कि ये भी आपका रूल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एंट्री आपकी रूल बेस्ड होगी, देन आपका एग्जिट भी रूल बेस्ड होना चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है मैंने, डेवलप अ प्लान टू सिक्योर प्रॉफिट्स एंड मैनेज एग्जिट्स। इसमें आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना आना चाहिए, एंड अगर स्टॉक फॉल बैक कर गया, रिवर्स हो गया, तो उसके लिए भी आपके पास प्लान होना चाहिए। सबसे पहले इसके भी, इसमें क्या रूल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, एग्जिट प्लान में। सबसे पहले आपको इसमें ये चीज़ अपने माइंड में डाल लेनी है कि आपको पार्शियल बुकिंग करनी है। सबसे पहले तो अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया तो सीधा एक बारी में आपको उसको सेल नहीं कर देना सारी क्वांटिटी। मान लो अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो मैं आपको उसको 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। या तो 50-50 करके बेचो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 30-30, 40 ऐसे कर सकते हो, जो भी आपको सूट करे। अब इसमें आपको 3 चीज़ें
ढालनी है सबसे पहले आपको ट्राई करना है बुक करने का रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बेसिस पे, ठीक है। जैसे मान लो आपका स्टॉप लॉस है 5%, तो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए पहला 10%, ठीक है। यानी कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इस पर मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बार बात कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में। मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो आपका 5% का स्टॉप लॉस था, 10% आपका टारगेट आ गया, तो आपकी पार्शियल बुकिंग हो जाएगी यहाँ पे 30%, ठीक है। यानी 30 क्वांटिटी आपकी बुक हो जाएगी। देन सेकंड आप कर सकते हो फाउंडेशंस के ऊपर, ठीक है। इस पे भी मैंने वीडियो में अपने बता रखा है। कोई भी स्टॉक की फाउंडेशन है कि वो 15 to 20% मूव देता है 3 to 5 डेज में, ठीक है। सो मान लो कोई स्टॉक ने 15% मूव दे दिया 3 से 5 दिन में, तो आपकी नेक्स्ट 30% क्वांटिटी यहाँ बुक हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रेंथ में बुक हो गया, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है आपको टारगेट्स कैसे फाइंड करने हैं स्टॉक की, तो आप वीडियो ज़रूर जाके देखना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये दो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ में बुक हो गई। अगर अब स्टॉक नीचे आता है तो हम ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बुक कर चुका है। अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है, हमारे पास लास्ट 40% क्वांटिटी और बची है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, हम हमेशा ईएमए से ट्रेल करेंगे। हमेशा कुछ क्वांटिटी आपको ईएमए से ट्रेल करनी है, या तो 10 ईएमए या 20 ईएमए। मैं अगर आप बिगनर हो तो आप 10 ईएमए प्रेफर करो, उसके बाद आप धीरे धीरे 20 ईएमए पे भी जा सकते हो, बट 10 ईएमए सबसे मतलब अच्छी है। जैसी 10 ईएमए ब्रेक होगी, तब आप अपनी लास्ट 40% क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर सकते हो। सो आपके पास ये एग्जिट प्लान हो गया। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली रिसीवर रेशो पे बुक किया, सेकंड आपने क्या किया, फाउंडेशंस के बेसिस पे बुक किया, 15 to 20% मूव आ गया मुझे, या 30% मूव मिल गया मुझे। थर्ड आपने बुक किया ईएमएस के बेसिस पे। तो ना आपको मार्केट से डरने की ज़रूरत है गिर रहा है, ठीक है, ना आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है। तो ये रैंडम रैंडम डिसीजंस आपके ट्रेडिंग से ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एग्जिट प्लान के ऐसे रूल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेन पॉइंट हो गए जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है, जो भी आपने सेटअप डिफाइन कर लिया। इस पे मैं आपको एक जल्दी से क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे ये वाला स्टॉक है अपोलो। अब यहाँ पे अगर ना तो ये रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट किया, ठीक है, ना इसने कुछ वीसीपी बनाया जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए था कि यहाँ पे ऐसे जाए एंड यहाँ पे एक दिन रुके, ठीक है। अब ये इसमें नहीं बना मेरा वीसीपी सेटअप, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। जस्ट बिकॉज ये पुल बैक बाय है या कोई ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। ये आपको कंट्रोल करना आ गया है, तो ही आप ये रोड मैप फॉलो कर पाओगे एंड तो ही आप ट्रेडिंग में सक्सीड कर पाओगे। जो भी आपका मेथड है, तो उसमें आप ये बात याद रखना हमेशा कि आप सारे ट्रेड्स कैच नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ मेरा सेटअप बना था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, इसमें वीसीपी भी बना था एंड शेकआउट्स भी थे ठीक है। सो मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था ये रियल टाइम में, ठीक है, ब्रेकआउट होने से पहले ही, क्योंकि मेरा सेटअप था, ठीक है। तो अब मेरा सेटअप नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा इसमें, क्लियर है। कोई स्टॉक्स आपके मिस होंगे, कोई स्टॉक्स आप पकड़ोगे, तो यही तो आपको देखना है, यही तो आपको सीखना है कि जब आपका सेटअप आएगा तो आप कॉन्फिडेंस से बड़ी क्वांटिटी ट्रेड ले पाओगे। अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, कोई भी पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, बस ब्रेकआउट पे घुस रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपके रैंडम रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, आप फ्यूचर में सस्टेन भी कर पाओगे कि नहीं। तो रूल बेस हमेशा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो आप अगले दिन कुछ पकड़ोगे भी विद कॉन्फिडेंस, विद ह्यूज क्वांटिटी की, वो पिछला जो आपने मिस किया वो भी कवर कर देगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि आप मिस करोगे ट्रेड्स हमेशा, जितने पकड़ोगे उससे ज़्यादा मिस करोगे, बट जो पकड़े उसमें आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्लान हो गए। एक सेटअप को मास्टर किया, एंट्री रूल्स डिफाइन किए, रिस्क मैनेजमेंट एंड एग्जिट प्लान। अगले जो 3 स्टेप्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जर्नल ट्रेड्स। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि मेजॉरिटी रिटेलर्स नहीं करते, मेजॉरिटी ट्रेडर्स नहीं करते। आपको ईच एंड एवरी ट्रेड आपको जाके राइट डाउन करना है, या तो कोई रजिस्टर में लिखो या फिर एक्सेल में लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 3 4 चीज़ें बताता हूँ जर्नल कैसे करना है। स्टॉक की डेट लिखी जिस भी दिन बाई किया, ठीक है। सबसे पहले डेट लिखी, देन स्टॉक नेम लिखा, देन अब लिखो कि उसमें आपकी एंट्री एंड एग्जिट क्या थी, ठीक है। सबसे पहले आपने एंट्री प्राइस डाल दिया, देन एग्जिट प्राइस डाल दिया। उसके बाद जो आपको सबसे मेन चीज़ लिखनी है अपने जर्नल में, कि जब आप एंट्री कर रहे थे तो आपके इमोशंस क्या थे। क्या आपने किसी के सोशल मीडिया पोस्ट देख के एंट्री करी, क्या आपने किसी और को देख के एंट्री करी कि इसने बाय किया मैंने भी बाय कर लिया, या फिर आपने जो अपने एंट्री रूल्स डिफाइन किए थे, सेटअप डिफाइन किया था, उसके बेसिस पे रूल बेस्ड एंट्री ली, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एंड एग्जिट के लिए भी सेम। क्या आपने इमोशनल एग्जिट किया कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा था, या फिर प्रॉफिट मेरा नीचे जा रहा था, मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम देख के एग्जिट कर दिया, जबकि मैंने डेली पे देख के लिया था, मैंने इंट्राडे वॉलेटिलिटी देख के सेल कर दिया, मार्केट गिर रहा था इसलिए सेल कर दिया, लेकिन स्टॉक तो गिरा ही नहीं। थोड़ा सा वो इंट्राडे में गिरा और मैंने डर के सेल कर दिया, पैनिक सेल कर दिया, या फिर किसी और ने बोल दिया, या फिर आपने रूल बेस्ड सेल किया
या तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे सेल किया, या फाउंडेशंस पे, या फिर ईएमए ट्रेलिंग पे कि ईएमए ब्रेक होगी तो मैंने एग्जिट किया। तो ऐसा आपको फिर एक लास्ट में एक आउटकम मिल जाएगा कि क्या आपने रूल बेस्ड डिसीजन लिया, या फिर क्या आपने इमोशनल बेसिस पे डिसीजन लिया, कोई और बेसिस पे डिसीजन लिया। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चलेगा, जब जो कि मैं इसमें यही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो नेक्स्ट स्टेप है। जो आपको 10 डेज़ के बाद ये पता चल जाएगा कि आप रूल बेस्ड फॉलो कर रहे हो, या फिर आप इमोशंस या किसी और के बेसिस पे फॉलो कर रहे हो। तो जब तक आप रूल बेस्ड नहीं फॉलो कर रहे तब तक आपको ये करते रहना है, ये इम्प्लीमेंट करते रहना है, प्लान जर्नल करते रहना है। फिर आप कुछ टाइम बाद अपनी मिस्टेक से सीख पाओगे। ठीक है, ये जो रिव्यू आफ्टर 10 डेज़ लिखा है मैंने, इसमें आपको मैं अभी डीपली एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको ये बता देता हूँ कि जब आप 10 डेज़ बाद देखोगे कि आपने रूल बेस्ड तो किया है ना सब कुछ, या फिर इमोशनल बेस किया, तो आपको उससे एक लर्निंग मिलेगी कि आपको, हाँ ये मैंने इमोशनल बेसिस पे किया था ये ट्रेड को एग्जिट, जो कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स के साथ होता है, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है। तो आप उससे सीख पाओगे कि हाँ आगे मेरे को ऐसे नहीं करना, आगे मैं रूल बेस्ड ही करूँगा। तो इसलिए जर्नल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपको, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किया। आपको आफ्टर 10 डेज़ आपको ये देखना है, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, अपने जर्नल को एनालाइज करना है, जो भी आपने स्टॉक्स बाय किए उनको एनालाइज करना है। उसमें आपको क्या देखना है कि आपने रैंडम एंट्री तो नहीं ली, रैंडम सेल तो नहीं किया। ठीक है, या फिर मार्केट इन्वायरमेंट की वजह से आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है, ठीक है, आपको एवरेज मूव कितना मिल रहा है कोई भी स्टॉक में। ठीक है, एंड आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सही है कि नहीं, जो कि मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट। अगर आप अपने से राइट टाइम पे स्टॉक को बाय किया है ना, तो जो ब्रेकआउट हुआ है ना जिस दिन स्टॉक, वो ब्रेकआउट कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, उसके ऊपर जाता रहेगा स्टॉक, अगर अच्छा स्टॉक है तो अगर आप स्टॉप लॉस मान लो ज़्यादा लगा रहे हो, 7 to 10% स्टॉप लॉस लगा रहे हो, जो इतना नीडी ही नहीं है, मतलब उतना ज़रूरत ही नहीं है, एंड आपको दिख रहा है जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट किया उसके बाद आया ही नहीं वो नीचे, तो आप अपना स्टॉप लॉस ऐसे डिफाइन कर सकते हो, आप कम कर सकते हो, सो डैट आपकी पोजीशन साइज भी बढ़ जाएगी। तो इससे आपको ये सीखने मिलेगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट्स कहाँ करने हैं। तो ये आपको 10 डेज़ के बाद रिव्यू करना है। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आपको थोड़े बहुत अपने जो रूल्स है उसको आप डिफाइन कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कि जो आपको अपने जर्नल में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है, आपको 50 डेज़ के बाद रिव्यू करने हैं अपने ट्रेड्स को, अपने सेटअप को, अपनी। अब ये कहाँ से रिव्यू करोगे आप, अपने जर्नल में जाके, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अपने जर्नल में जाके देखो क्या आपके लिए वर्क किया, क्या सेटअप वर्क किया। जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिया तो उसने क्या सेटअप फॉर्म किया था, उसका वॉल्यूम एक्शन कैसा था। ठीक है, आपने एंट्री सही टाइम पे ली कि नहीं, क्या आप एंट्री में ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट करते रह गए जबकि वो सेटअप रेडी था। ठीक है, ऐसे आपको रिफाइन करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम को। तो इससे आप जैसे आप जर्नल जाके देखोगे अपना, तो आपको कुछ कुछ गलतियाँ पता चलेगी जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स है। ठीक है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। कोई स्टॉक ने आपको बढ़िया प्रॉफिट्स दिए, 2-4 स्टॉक्स ने, तो उसमें जाके कॉमन चीज़ देखो कि इसमें क्या कॉमन था, वॉल्यूम्स अच्छी थी, सेटअप अच्छा था, सेक्टर अच्छा था। तो ये सब कॉमन चीज़ें फाइंड करो, उस पर वर्क करो, एंड कॉमन चीज़ें फाइंड करो जो आपके लॉस में कॉमन थी, एंड उस पर वर्क करो कि ये चीज़ मैं आगे से नहीं करूँगा। ठीक है, इमोशनल डिसीजंस नहीं लूँगा। तो ऐसे आपको ये रिव्यू करना है आफ्टर 50 डेज़ कि आपका सेटअप कैसे काम किया। एंड उसके बाद मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, आपने 50 डेज़ ये फॉलो कर लिया, तो आपको खुद एक आइडिया पता चल जाएगा कि स्टॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप एक थोड़े बहुत अपने रूल्स ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, जो आपने गलतियाँ करी उसको सबसे पहले आप रेक्टिफाई करो, जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर आप और ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, आप ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, पोजीशन साइज अच्छी करोगे। इसलिए आपको 50 डेज़ बाद एक अच्छा सा रिव्यू करना है आपके जो भी आपका जर्नल था। ठीक है, जो भी आपने ट्रेड्स लिए, एंड विद इमोशंस, इमोशंस आप नोट डाउन करो, सो डैट आपको याद रहे कि ये दिन पे मैं कैसा फील कर रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये 50 डे रोड मैप समझ आ गया होगी, कैसे आपको रोड मैप बिल्ड करना है, एंड कैसे आपको इसको फॉलो करना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो से सीखने मिला होगा कि कैसे रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है एंड प्रोफेशनल सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है तो आप ये फॉलो करके देखो, एंड मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सक्सेस धीरे धीरे मिलेगी, एंड आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो, जो कि बिगनियर है, या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।